शुभ अवसर हम लोगों को बुला के और हमारी हौसला अफजाई, उत्साहवर्धन, पीठ थपथपाने का जो काम किया है, यह काम समाज में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई ठीक दिशा में चल रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, नेक कार्य कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसको पुरस्कृत किया जाना, उसका एक्नॉलेजमेंट, उसकी स्वीकारोक्ति बहुत जरूरी है। और अगर वहीं दूसरी ओर कोई गड़बड़ कर रहा है, अनैतिक काम कर रहा है, कोई भी गलत काम कर रहा है, तो उसको दंडित करना भी बहुत जरूरी है और सबको बता के दंडित करना बहुत जरूरी है। लेकिन हो क्या रहा है, हमारा जो सिस्टम है उसमें सरकारों को केवल अगर वो दो काम कर ले, ईमानदार को पुरस्कृत और करप्ट को, चोर को, बेईमान को दंडित, तो पूरा उत्तराखंड और देश जो है वो एक दिन में सुधर जाएगा। एक दिन में, 24 घंटे में। वो पिक्चर देखी थी किसी ने, एक दिन का मुख्यमंत्री, तो एक दिन में पूरे स्टेट के अंदर मैसेज चला जाता है। ऐसे ही एक दिन में उत्तराखंड के अंदर भी और देश के अंदर भी मैसेज चला जाए अगर 24 घंटे के अंदर सारे चोरों को दंडित कर दिया जाए और सारे ईमानदारों को ठीक ठाक पोजीशन में बैठा के पुरस्कृत कर दिया जाए। तो सृष्टि परिवार का मैं धन्यवाद करता हूं। और सृष्टि परिवार के जो निदेशक हैं, हमारे पुराने दोस्त यशपाल रावत जी, हमारे साथी थपलियाल जी, हमारे बहुत पुराने साथी और जो निरंतर हमारे संपर्क में रहते हैं, अजय डबराल जी, और हमारे समीर उनियाल जी, और हमारे हेमंत भट्ट जी, और मेरे जो अभ्यर्थी हैं जो प्रोविंशियल सर्विसेज की तैयारी में, प्रांतीय सिविल सेवा की तैयारी में अभी लगे हुए, इस उम्मीद के साथ कि मेरा भी चयन होगा और मैं चयनित होके किसी कुर्सी पर बैठकर उत्तराखंड की सेवा करूंगा। देखिए, कहानी तो बहुत लंबी है, कुछ चीजें इसमें बहुत ध्यान देने योग्य बात हैं जो पूरे उत्तराखंड को पता रहनी चाहिए और मैं बताऊंगा, जबकि आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं कोई चीज छुपाने की कोशिश नहीं करता हूं। ट्रांसपेरेंसी 100% होनी चाहिए, पारदर्शिता इतनी होनी चाहिए कि शीशे के आर पार हम देख सकें कि वहां क्या हो रहा है। बंद कमरे में कुछ नहीं होना चाहिए। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी, उतना ज्यादा जो है वो स्टेट और देश तरक्की करेगा। जब हम कोई चीज, कौन सी चीज छुपाते हैं? जब हम चोरी करते हैं छुपाते हैं, जब गड़बड़ी करते हैं छुपाते हैं। हम घर में भी अगर कुछ ऐसा काम करते हैं जो माँ बाप को छुपाना हो तभी छुपाते हैं ना, जब वो गलत होता है। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। और हमारे युवा बिल्कुल ये दिमाग में न लाएं कि महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। ये बहनें कहीं ना कहीं आपके परिवार की बहन हैं, बेटियां हैं। तो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है। कहीं ना कहीं से ये जो उत्तराखंड की आधी आबादी है मातृशक्ति की, महिलाओं की, ये कहीं ना कहीं से सभी परिवारों से जुड़ी हुई है। और ये जो 30% उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण का जो मसला है, ये आधी आबादी का मसला नहीं है। उत्तराखंड के हर घर के लिए नारसन यानी कि रुड़की, वो जो बॉर्डर है, नारसन से लेके खटीमा तक और खटीमा से लेके विकासनगर, हरबटपुर और चकरौता तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि आराकोट से लेके अस्कोट तक हर परिवार को इसका लाभ मिलेगा। कोई परिवार इसमें नहीं, मैदान का हो, पहाड़ का हो, गढ़वाल का हो, कुमाऊं का हो, न ये जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग सबसे ऊपर है। यानी पूरे स्टेट की 1,15,00,000 जो आबादी है उसमें रहने वाले सभी परिवारों के लिए ये अवसर है। अगर आपको ये अवसर नहीं मिल रहा है तो घर में आपकी बहन को मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बहन को नहीं मिल रहा है तो भाभी को मिल रहा है, भाभी को नहीं मिल रहा है तो मौसी या चाची या मामी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो घूम फिर के दुनिया गोल है और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग भी नौजवानों के बीच में आते हैं और जो लोग एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, जो अब तैयारी कर रहे हैं,
वो तो बिल्कुल ही यंग है, 21, 22, 23, 20 साल के, यानी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या ग्रेजुएशन कर चुके। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पर आए। अब मैं ये जो 30% महिला क्षैतिज आरक्षण है, इससे पहले की कहानी बताता हूं मैं आपको। 2002 में जब चुनाव हुए तो नरेंद्र तिवारी जी की सरकार आ गई और तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तिवारी जी उत्तराखंड में ही नहीं जाने जाते थे, तिवारी जी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जाने जाते थे। तो तिवारी जी 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे हुए थे। सेंट्रल में भी बहुत बड़े बड़े उद्योग उन्होंने मंत्रालय संभाले हुए थे। वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी भी थे और अनुभवी आदमी भी थे और बहुत ग्रास रूट लेवल से लीडर बने थे। यानी उनका सौभाग्य था कि वो 29 या 30 साल की उम्र से ही, उस समय सोशलिस्ट पार्टी एक होती थी, देश की आज़ादी का बाद है, तो वो नैनीताल क्षेत्र की कोई विधानसभा थी, वहां से एमएलए बन गए। सोशलिस्ट पता नहीं क्या पार्टी बोलते थे। तो क्या हुआ, अब उत्तराखंड तो एक छोटा सा प्रदेश है। जो आदमी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे तो उनका दायरा बहुत बड़ा होता। तो क्या हुआ कि यहां जब सरकार ने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए उस समय 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किया, तो तिवारी जी के ही जानने वाले कई लोग उत्तर प्रदेश से भी यहाँ आते थे, उसमें नेता भी होते थे, अधिकारी भी होते थे। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने तिवारी जी के दिमाग में डाला, उनको पंडित जी कह के ही बुलाया करते थे। जैसे कि आपके यहाँ पंडित शिवराम जी को कहते हैं ना, तो उनको भी पंडित जी कह के ही पुराने लोग ज्यादा बोलते थे। तो उनके बच्चे रहे होंगे यूपी में जो लोग थे, लड़कियां, नेताओं के, अधिकारियों के, उनके जानकारों के, पत्रकारों के, तो उन्होंने तिवारी जी को ये सलाह दे दी कि अरे तिवारी जी, आप तो बहुत बड़े नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं, आप केवल उत्तराखंड की महिलाओं के लिए क्यों 20% रिजर्वेशन कर रहे हैं? आप इसको उत्तराखंड शब्द हटा दो, महिलाएं कर दो केवल। तो महिलाएं जब हो जाएंगी तो उसमें यूपी की भी आएंगी, बिहार की भी आएंगी, यानी कहीं की भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर यूपी की आएंगी। तो जब हमको ये बात पता चली, पहली विज्ञप्ति निकली उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से, उसमें लिखा हुआ था उत्तराखंड की महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण। दूसरी विज्ञप्ति निकली तो उसमें उत्तराखंड शब्द उन्होंने हटा दिया। क्या हटा दिया? उत्तराखंड शब्द ही गायब हो गया। तो हम तो तब से ही लोक सेवा आयोग को देख रहे थे, तो पता चला पढ़ने पे, यार उत्तराखंड तो लिखा नहीं है इसको। हमने कहा फिर पढ़ो यार इसको, तो सबने कहा भाई उत्तराखंड तो लिखा हुआ नहीं। उत्तराखंड नहीं लिखने का मतलब यानी यूपी की लड़की भी आ सकती है, बिहार की भी, दिल्ली की भी, हिमाचल की भी, कहीं की भी। ओहो, हमने कहा ये तो बदमाशी हो गई है। तो हमने सोचा शायद ये कोई क्लरिकल एरर होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो हमने आयोग से संपर्क किया, उन्होंने कहा भाई ये टाइपिंग वाइपिंग मिस्टेक नहीं है, सरकार ने हमको जो निर्देश दिए हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी के पास गए, तिवारी जी के पास, तो उस समय वो हमको उतना नहीं पहचानते थे। तो उन्होंने कहा होगा यार 1-2 बार आए होंगे, नेतागिरी करने का शौक होगा इन लड़कों को, तो उन्होंने हमको हाँ देखते हैं, हमारे सामने फ़ोन भी किया दिखाने के लिए कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ। लेकिन 15-20 दिन तक कुछ नहीं हुआ। हमने कहा तिवारी जी भी नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं सुन रहे हैं, राज्यपाल के पास चलते। तो राज्यपाल उस समय बरनाला जी, सुरजीत सिंह बरनाला, उस समय भी वो रहे होंगे 82-83 साल की उम्र के। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये है वो है, और ऐसा करते हैं कि हम सरकार को लिख देते हैं। लेकिन राज्यपाल का लिखा हुआ सरकार जरूरी नहीं है कि माने हो। तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया। बाकी पूरी विधानसभा में, पूरे स्टेट के अंदर जो लीडर्स लोग थे, विधायक थे, एमपी थे, उनके कानों में कोई जूं नहीं रेंग रहा था, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ठीक हो गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये कर नहीं रहे। लड़कियां सड़कों पे आने को तैयार नहीं थी, भी तो बहुत कम थी, तो उससे काम नहीं चल रहा था, प्रेशर बन नहीं रहा था। तो उस समय नैनीताल में सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे जानकार वकील होते थे ललिता प्रसाद मैथानी जी। ठीक, वो हमारे यहाँ एडवोकेट जनरल भी बने। ठीक है, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, तुम नैनीताल आ जाओ और तुम्हारी तरफ से एक रिट बनाते हैं और अपने साइन वाइन कर जाना, और पैसे तो लेते ही हैं वो लोग। तो मैंने कहा जी हमारे को तो पैसे वैसे है नहीं देने के लिए। तो उन्होंने फंसा दिया, कुछ दे जाओ अभी, बाकी बाद में देख लेंगे।